Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Uwais Karni, lecturer Allama Iqbal Open University. So today we are going to start our course code which names Compulsory English 2. और वो कोर्स कोड कौन से हैं? 3 हैं, 142454119408। ये तीनों कोर्स कोड सेम ही हैं और इंशाल्लाह ताला अब ये जो हमारा कोर्स कोड है जिसके अंदर हमने सीखना है एकेडमिक राइटिंग एंड रीडिंग, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इस पूरी बुक को कवर किया जाएगा। और आप अगर इस तरह के सारे लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्ज़ाम्स एंड माय फेसबुक पेज विच इज़ मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। तो चलिए जी आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कंटेंट है जो कि हमारा कोर्स कोड था 1424 के अंदर। यूनिट टोटल हमारे पास 9 यूनिट्स हैं और इन 9 यूनिट्स को ही हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 1 और उसके अंदर हम सीखेंगे एकेडमिक राइटिंग। एक होती है सिंपल राइटिंग और एक होती है एकेडमिक राइटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग और सिंपल राइटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन दी गई है कि व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग। तो लेट्स सी व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग रिफर्स टू अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब एक ख़ास स्टाइल होता है लिखने का, एक ख़ास लिखने के स्टाइल को हम कहते हैं एकेडमिक राइटिंग, एक मतलब ख़ास अंदाज के साथ। राइटिंग इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग इन स्कूल। जब बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर लिखता है तो विच इज़ इंटायरली डिफरेंट जो कि बच्चे स्कूल में लिख रहे होते हैं। स्कूल के अंदर बच्चे उस तरह से उनका एक्सप्रेशन नहीं आया होता, वो सिंपल वर्ड लिख रहे होते हैं। बट जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो फिर उनकी जो राइटिंग है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। आप ऐसा इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैच्योरिटी की तरफ आपकी राइटिंग जा रही होती है। जब आपका मैच्योर लेवल होना शुरू हो जाता है तो उसे आप एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे जी ये यू है, यू है, ठीक है जी। अब यू को इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके कि व्हाट इज़ मैच्योरिटी। अब यू की हमारे पास 3 मीनिंग्स निकलती हैं। एक होता है आप, ठीक है, एक होता है तुम और एक होता है तू। तो अब ये देखें एक ही वर्ड है और उसकी 3 मीनिंग है। तो मैच्योरिटी लेवल आपको क्या कहेगी कि कौन सी जो मीनिंग है वो बिल्कुल सही है। तो आप चूज़ करेंगे आप। तू और तुम क्या है, ये आपकी मैच्योरिटी लेवल नहीं आएगी। तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर आपने बिल्कुल इस तरह जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल मैच्योर और फॉर्मल यूज़ करने होते हैं, ना कि इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। अगर आप कोई भी डिक्शनरी के अंदर देखें, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी है या आप गूगल के ऊपर भी उसको सर्च कर लें, तो वहाँ पे आप कोई भी वर्ड लिखेंगे ना, मिसाल के तौर पर सिंपल या सिंपली, तो उसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल लिखा हुआ आ रहा होता है। तो फॉर्मल का मतलब होता है क्या वर्ड विच यू कैन यूज इन एकेडमिक राइटिंग, और जो इनफॉर्मल होता है वो आ जाता है इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर और वो स्लैंग लैंग्वेज में आता है, जिसको हम आगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई, होपफुल आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा। तो चलिए जी आगे चलते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ हायर लेवल यू शुड नो हाउ टू राइट क्लियरली, ठीक है, टू हैव एन इंटरेस्टिंग एंड आर्ग्यूएबल पॉइंट ऑफ व्यू, टू कंस्ट्रक्ट पैराग्राफ एंड एसेज दैट आर कोहेरेंट एंड फोकस्ड एंड सो ऑन, बेसिकली हाउ टू राइट अ गुड एकेडमिक ऐसे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को नहीं पता होता कि हाउ टू राइट एन ऐसे, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में जो भी बात आती है, मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाता है यू शुड राइट एन ऐसे ऑन द काउ, तो काउ के ऊपर अगर एक बच्चे को हम कहते हैं बिना कुछ कहे कि बेटा आपने इसके ऊपर लिखना है, तो वो सिंपल लिखेगा काउ इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, काउ हैज़ 2 legs, और उसके बाद फिर वो यूज़ करेगा काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो अब काउ बार बार यूज़ कर रहा है। तो ये जो काउ बार बार यूज़ हो रहा है ना, ये क्या है, ये अभी मैच्योरिटी, ये अनमैच्योर है, ठीक है, ये एकेडमिक राइटिंग नहीं है। एकेडमिक राइटिंग के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट यू कैन इंट्रोड्यूस योर टॉपिक,
ठीक है, द काउ। द काउ के बाद आफ्टर यू कैन नॉट यूज द सेम नाउन द काउ द काउ द काउ. व्हाट यू कैन यूज द प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ द वर्ड द काउ विच इज इट. ठीक है, द काउ इज वेरी यूजफुल एनिमल. इट हैज़ 4 legs एंड अ लॉन्ग टेल. तो ये क्या है, ये एक एकेडमिक राइटिंग है. आपको पता चल गया कि आपने किस तरह चीज़ों को लिखना है. और एक वैसे था वो आपकी एकेडमिक राइटिंग नहीं थी, आपको पता नहीं था रूल्स और रेगुलेशंस का और आप लिखते जा रहे थे. अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल ताकि आपको थोड़ा पता चल सके. आपको ये पता हो कि आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरह देना है. जैसे पॉइंट ऑफ व्यू देने के भी स्टाइल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं. इंट्रोड्यूस करने के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, फिर उसके बाद अपना एविडेंस देते हैं और लास्ट में कंक्लूड करते हैं. तो ये सारा एक एकेडमिक राइटिंग है. ठीक है, इस सारे प्रोसेस को एकेडमिक राइटिंग कहते हैं. आपको पता हो कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ. अगर आपका पैराग्राफ अच्छा बन रहा होगा देन योर ऐसे विल बी इन अ गुड स्ट्रक्चर. तो ये क्या है, ये मैंने आपको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया है कि ये होती है एकेडमिक राइटिंग. और इस तरह से हमें पता चलता है कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह करना है, किस तरह रखना है ताकि अगले बंदे को समझ आ सके, रीडर को समझ आ सके. और उसके साथ साथ हमें कंस्ट्रक्शंस का पता होना चाहिए कि हमने इंट्रोडक्शन किस तरह देना है, वहाँ पे कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, अपना आर्ग्यूमेंट कहाँ देना है, एविडेंस कहाँ देना है और कंक्लूड कहाँ करना है. तो ये है बेसिक सा डिफरेंस एकेडमिक और सिंपल राइटिंग का. तो आगे देखते हैं जी ये क्या लिखा हुआ है. एज अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यू विल बी इंगेज इन रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़ दैट विल मेक यू रीड क्रिटिकली, थिंक, एनालाइज एंड राइट विथ क्लैरिटी. ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं. जब आप राइटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं तो आप क्रिटिकली थिंक करते हैं. क्रिटिकली का मतलब होता है कि आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं कि वाई, हाउ एंड हाउ, ये मतलब चीज़ें किस तरह बनी है. वाई, व्हाट एंड हाउ, ये किस तरह चीज़ें बनी हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं. आप एनालाइज करते हैं, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या किसी दूसरे कोई इवेंट हुआ होता है तो उसके साथ उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हुई और यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई. आपकी राइटिंग के अंदर क्लैरिटी आ जाती है. वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ टीचर, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आइदर यू आर अ टीचर और अ स्टूडेंट, एकेडमिक राइटिंग स्किल्स आर नेसेसरी इन टुडेज वर्ल्ड. मतलब एकेडमिक राइटिंग क्या है, इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल. तो ऐसे रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस एंड रिसर्च पेपर्स आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स और डॉक्यूमेंट्स रिटन इन द एकेडमिक स्टाइल्स. तो हम एकेडमिक राइटिंग को कहाँ फॉलो करते हैं, एसेस के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर, प्रेजेंटेशंस के अंदर, रिसर्च पेपर्स के अंदर और अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर. ठीक है, तो ये क्या हैं, ये सारे होते हैं एकेडमिक राइटिंग. अब हम थोड़े एकेडमिक राइटिंग को थोड़ा और करीब से देखते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए. तो नंबर 1, academic writing when used appropriately presents a polished and professional image. मतलब एक आपको परफेक्ट और प्रोफेशनली, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं प्रोफेशनल वे के अंदर, तो आपकी जो राइटिंग होगी वो बिल्कुल प्रोफेशनल होगी. वो बिल्कुल इस तरह होगी जैसे कि एक आप पिक्चर बनाते हैं और पिक्चर के बाद आप उसको कलर्स देते हैं और कलर्स के बाद फिर उसको थोड़ी सी क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं कि नहीं यहाँ पे रंग ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया. तो वो क्या होता है, एक परफेक्ट लुक दिया जा रहा होता है. तो एकेडमिक राइटिंग भी बिल्कुल इसी तरह है. एकेडमिक राइटिंग डेमोन्स्ट्रेट्स योर स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन स्किल्स, एक्सीलेंट ग्रामर. तो अब एकेडमिक राइटिंग के अंदर कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो होते हैं कंपोजिशन स्किल्स, मीन्स ड्राफ्टिंग. ठीक है, आपके पास कंपोजिशन स्किल्स होने चाहिए. कंपोजिशन स्किल्स कैसे बनेंगे आपके पास, व्हेन यू हैव अ कमांड एट ग्रामर. अगर आपके पास ग्रामर के ऊपर कमांड होगी, आप ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो आपके कंपोजिशन स्किल्स ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे. यू नो द राइट यूजेज ऑफ द राइट वर्ड एट राइट प्लेस. तो इस चीज़ को कहते हैं कंपोजिशंस और आपके ग्रामर स्किल्स. अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एकेडमिक राइटिंग के अंदर होते हैं.
ठीक है, वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ये सारी तो हमने बात कर ली, बट अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे उसके अंदर क्या क्या होते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, अब ये फर्दर हम चीज़ों को और डिटेल के अंदर देख रहे हैं। अ फॉर्मल राइटिंग स्टाइल दैट एडॉप्ट्स अ फॉर्मल टून, मतलब कि आप एक धीमे लहजे के अंदर से बात कर रहे होते हैं, ना हार्श हो जाते हैं ना बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। जैसा कि हम किसी के साथ बात करने जाते हैं ना तो बिल्कुल भी मजलूम नहीं बन जाते और बिल्कुल भी शोर मचाने नहीं लग जाते। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग होता है। तो इसी तरह ही एक फॉर्मल राइटिंग स्टाइल होता है। आगे चलते हैं दी यूज़ ऑफ थर्ड पर्सन रादर देन फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे पास होता है आई और वी, इसका मैं लिंक दे दूंगा पर्सनल प्रोनाउन का अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ से आप जो प्रोनाउन है उसका पूरा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। शॉर्टली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर, ठीक है, अ पर्सन हु इज स्पीकिंग आइदर सिंगुलर और प्लूरल। तो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होता है, अ पर्सन हु इज स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही हो, आइदर प्रेजेंट और नॉट, ही शी और इट, ये हैं सिंगुलर और इनका प्लूरल है दे। ठीक है जी, तो अब ये क्या कह रहा है, यूज़ द थर्ड पर्सन रादर देन फर्स्ट पर्सन। तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर आपने आई वी नहीं यूज़ करना होता, आपने ये यूज़ करना होता है ही शी इट। ठीक है जी, तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स है एकेडमिक राइटिंग का। क्लियर फोकस ऑन द इशू और टॉपिक्स। अब अगर आप बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर तो यू कैन फोकस और स्ट्रेट फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर टॉपिक। अब ऐसे नहीं है आप इधर उधर की बातें करने लग जाएं, कोई दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करने लग जाएं जो कि आपके मेन टॉपिक से बिल्कुल डेविएट हो जाए। आपने अपने टॉपिक के ऊपर ही रहना है और अपने टॉपिक के हिसाब से ही बात करनी है। मतलब इररेलेवेंट टॉपिक्स को, इररेलेवेंट पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करना। प्रिसाइज वर्ड चॉइस, ठीक है, प्रिसाइज वर्ड चॉइस। अब वर्ड चॉइस का मतलब क्या है कि ग्रामर के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम ही मीनिंग निकल रही होती है, मगर उनका जो यूजेज होता है वो राइट प्लेस के ऊपर, राइट सिचुएशन के ऊपर कुछ अलग होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कंप्लीट और फिनिश, कंप्लीट और फिनिश, ठीक है। तो कंप्लीट और फिनिश क्या हैं, ये दोनों ही वर्ड सेम है बट इनका यूजेज अलग अलग है। अब इनका जो राइट यूजेज है उसको ही हम कहेंगे प्रिसाइज वर्ड चॉइस। ठीक है, कहाँ पे हमने चूज़ करना है। अब जी आगे चलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एकेडमिक राइटिंग इज देयर फॉर फॉर्मल राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग इज टू सम एक्सटेंट कॉम्प्लेक्स, फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लिसिट एंड रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये क्वालिटीज़ होती हैं किसके अंदर, एकेडमिक राइटिंग के अंदर। ये वाली क्वालिटीज़ एकेडमिक राइटिंग के अंदर होती हैं, जिसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि हमने पीछे पढ़े हैं, उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो हमने ये देखा कि एकेडमिक राइटिंग होती क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स विच यू कैन फाउंड इन द एकेडमिक राइटिंग। नाउ we can move forward towards the academic writing style avoid, मतलब कौन सी चीज़ें academic writing में नहीं होनी चाहिए। तो colloquial expressions, अब ये क्या होता है, which are common in spoken language and are conversational expressions. Words such as cute, yeah and movie are colloquial words। जैसा कि हम बोलते हैं ना, मैं आपको इसमें उर्दू में एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ खाना वाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, मैं खाना वाना खा रहा हूँ। तो खाना तो ठीक है, व्हाट अबाउट वाना, ठीक है, तो वाना का तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। तो इस तरह के आपने एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करने होते हैं एकेडमिक राइटिंग में। अब जैसे हम बोलते हैं यह, ठीक है, या यह, अब ये क्या है, ये आपका एक मतलब फॉर्मल जो एक्सप्रेशन नहीं है, ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के अगर आप एक्सप्रेशन अपनी राइटिंग के अंदर लिखेंगे तो वो एक प्रोफेशनल लुक नहीं देंगे। तो इस तरह के वर्ड्स आपने अपने जो फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग होती है उसके अंदर नहीं लिखने होते। उसके बाद है हमारा वर्ड जार्गन्स, ठीक है। जार्गन्स क्या होते हैं, वर्ड्स दैट आर स्पेशली रिलेटेड और कंसर्न विद अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, प्रोफेशंस और ग्रुप।
मिसाल के तौर पे अगर आप बात कर रहे हैं इफ़ यू आर राइटिंग ऑन साइंस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं तो उसके एक अलग से जार्गन्स होते हैं, ठीक है। साइंस जैसे डिक्शनरीज होती हैं ना, तो हर टॉपिक के एक ख़ास वर्ड्स होते हैं, वो ही अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो राइटिंग होती है वो अट्रैक्टिव लगती है। अब ऐसे नहीं है मैं लिख रहा हूँ साइंस के बारे में और मैं जो वर्डिंग है वो मैं इकोनॉमी की यूज़ कर रहा हूँ, फिस्कल पॉलिसी, जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके बाद मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, डिफ्लेशन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इस तरह की बातें कर रहा हूँ। तो वो क्लाइमेट चेंज के एक अलग मतलब साइंस के अंदर अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो उसके एक अपने जार्गन्स होंगे, और अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसके एक अपने जार्गन्स होंगे। तो जार्गन्स क्या होते हैं? Jargons are the technical words used by the group of people usually in a specific profession such as in advertising, politics, medicine. In academic writing, try not to use jargon too much. ठीक है जी। तो एक तो बात ये है कि ये जो जार्गन्स होते हैं ना, जार्गन्स होते हैं टेक्निकल वर्ड, ठीक है। वो क्या करने हैं, अगर आप वो टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। जैसा कि पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जार्गन्स होते क्या हैं। अब अगर आप ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान क्या है? मिसाल के तौर पे अब मैं हूँ इकोनॉमिस्ट, लेट्स सपोज, और अभी मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ रेट, डिफ्लेशन, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मैंने सारी बातें कर दी, और अगर मैं अपनी राइटिंग के अंदर ये वाले वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ तो ये वाले जो जार्गन्स हैं ये वही बंदा अंडरस्टैंड कर पाएगा जो इस सेम प्रोफेशन से होगा। अब अगर मेरी जो एकेडमिक राइटिंग है वो कोई दूसरे प्रोफेशन से या कोई एक नॉर्मल पर्सन पढ़ेगा तो उसको समझ ही नहीं आनी। तो इस वजह से कहते हैं कि पहले मैंने आपको जार्गन्स बताया, बट इस तरह के जार्गन्स आपने यूज़ नहीं करने जो पढ़ने वाले के लिए प्रॉब्लम करें। आपका मतलब है सबको समझाना, ना कि ऐसी लैंग्वेज लिखना जो किसी को समझ ही ना आए। उसके बाद है स्लैंग्स, इनफॉर्मल वोकैबुलरी आइटम्स विच आर फैशनेबली यूज्ड एंड कैन बी चेंज विद टाइम। मतलब स्लैंग्स वर्ड्स होते हैं ना जो कि यूज़ होते हैं, व्हाट अ कूल पार्टी, व्हाट अ बॉम्ब, ठीक है, द मूवी वाज अ बॉम्ब। जो हमारी मूवी थी वो क्या थी जी? बिल्कुल का बिल्कुल धमाका थी। अब ये आप अगर आप राइटिंग स्टाइल में लिखेंगे जी मूवी तो धमाका थी, बोलेंगे ये कौन सी बात हो गई भाई, मूवी कब से धमाका होना शुरू हो गई? मूवी या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, या इंटरेस्टिंग होती है या बोर होती है, ये धमाका क्या होता है? तो ये क्या है? ये स्लैंग्स वर्ड्स हैं। ये क्या है जी? स्लैंग्स वर्ड है। तो स्लैंग्स वर्ड्स हमने एकेडमिक राइटिंग में यूज़ नहीं करने होते। उसके बाद एक क्लीचे, phrases and sentences that are used so often that they have lost their freshness and impact. You might have come across phrase like clean and fresh. ठीक है, मतलब आपने वो वर्ड्स बार बार यूज़ नहीं करने होते जिनका कोई ख़ास इम्पैक्ट ही ना हो, जो कि मतलब बोर आपको लग रहे हो, जैसा कि क्लीन एंड फ्रेश है, सॉफ्ट एज अ बेबीज़ स्किन। अब ये कोई करने की बात है कि सॉफ्ट तो वैसे ही मुलायम होता है, अब हम जी उसको क्या कर रहे हैं कि जी सॉफ्ट एज अ बेबीज़ स्किन, इतना सॉफ्ट जितना एक बच्चे की क्या होती है, जिल्द होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमने यूज़ नहीं करने। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लीचे एंड गुड राइटर्स ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग दैम। तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये एक अच्छे राइटर इनको अपनी एकेडमिक राइटिंग के अंदर नहीं लिखते। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसके अंदर सिर्फ हमने एकेडमिक राइटिंग को देखा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग एंड इनफॉर्मल राइटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल राइटिंग, एंड कि कौन सी चीज़ें विच वी कैन अवॉइड इन आवर एकेडमिक राइटिंग, तो वो भी हमने देखी। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माई नंबर। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज़।